हेलो बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और सबसे पहले मैंने इस चैप्टर में आपको पढ़ाया कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। देन आफ्टर फिर मैंने प्रोसेस के बारे में बात की थी। और उसके बाद फिर मैंने एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था। और हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ही उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया था। तो सबसे पहले आज की जो लेक्चर होने वाली है बेटा, इसमें हम लोग पूरे प्रोसेसेस को आज खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसके बताने से पहले मैं वापस से जो प्रोसेसेस को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं उसको एक आउटलाइन तैयार कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लोनिंग। मैंने आपको बार बार ये चीज बताई है कि जब भी हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो इसमें मेरा मकसद क्या है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनवा पाऊं। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनवाने के लिए, क्योंकि मुझे कोई प्रोटीन चाहिए तो मुझे उसका जीन चाहिए होगा, और अगर मेरे पास जीन का नंबर ज्यादा होगा तो उनको मैं क्लोनिंग करके बहुत सारे जीन के नंबर को तैयार कर लूंगा। उसके बाद फिर मैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद मैं अपना प्रोडक्ट बनवा सकता हूं। ठीक है। तो मैंने बार बार आपको यह चीज पहले भी बता रखी है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमारा जो मकसद होता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्राप्त करना, और उसके लिए फिर मुझे क्या करनी पड़ती है? क्लोनिंग करनी पड़ती है, जीन की क्लोनिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो मैंने यहां पर आपको क्लोनिंग भी लिख दिया। अब मुझे ये चाहिए, देखिए मैंने जीन तैयार कर ली। अब जीन तैयार कर मतलब जीन को मैंने क्लोन कर लिया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जीन अपना काम करे, जीन एक्टिव फॉर्म में हो। तो मुझे ये बताइए बेटा कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर जीन एक्टिव फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीन ट्रांसक्राइब हो रही है। ठीक है। और ट्रांसक्राइब हो रही है इसका मतलब क्या हुआ है कि वो उसमें ट्रांसलेशन होगा, और उस सॉरी ट्रांसक्रिप्शन होगा, और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन होगा, फिर क्या बनेगा? आपका प्रोटीन बनेगा। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है। तो मुझे जीन के एक्सप्रेशन को एंश्योर करना पड़ेगा। जीन एक्सप्रेस कब करती है? जब वो ट्रांसक्राइब होती है। तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। देन आफ्टर फिर मुझे क्या देखना है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आज डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग एक आउटलाइन तैयार करते हैं और उसके बाद फिर वापस से अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, आइए सबसे पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम फ्रॉम डोनर सेल। डोनर सेल, डोनर सेल से मैंने क्या कर लिया था? डीएनए को आइसोलेट कर लिया था। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया था मुझे। देन आफ्टर फिर मैंने क्या किया था बताइए? फिर मैंने क्या किया था? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया था? एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो सबसे बड़ा मैंने काम किया था बेटा, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। इसमें मैंने क्या किया था, कैसे बनाया था? मैंने एक वेक्टर की सहायता ली थी। वेक्टर क्या था आपका? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड मैंने क्यों लिया था? क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सकता है, और इसीलिए फिर मैंने प्लाज्मिड को प्रीफर किया था। ये वाला पॉइंट भी मुझे पहले से ही पता है। ठीक है। इसके बाद हम और आगे आते हैं। इसके बाद फिर मैंने क्या किया था? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने होस्ट में पहुंचाना है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने होस्ट में पहुंचाना है। बेटा मुझे एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मुझे प्रोडक्ट बनवाना है। तो मुझे प्रोडक्ट बनवाने के लिए जीन को क्लोन करना पड़ेगा, और जीन को क्लोन करने के लिए मुझे होस्ट बैक्टीरिया चाहिए होगा, ताकि मैं उस जीन को उस होस्ट में क्या करा सकूं? क्लोन करा सकूं। ठीक है। तो उसके लिए मुझे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में पहुंचाना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट मैंने क्या पढ़ा था? बताओ बताओ, फटाफट बताओ। क्या? कि मैंने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। बैक्टीरियल
ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। इसको मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहां पर डिस्कस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट यहां पर है। ठीक है, चलिए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, और मैंने बोला था कि ये वन ऑफ द क्या है आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, एज वेल एज ये बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन भी अराइज होते हैं नीट में। ठीक है, चलिए तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैंने पढ़ा था सिलेक्शन या स्क्रीनिंग। और सिलेक्शन या स्क्रीनिंग मैंने क्यों की थी बच्चों? सिलेक्शन या स्क्रीनिंग मैंने क्यों की थी, ये बात मुझे अच्छे तरीके से पता है। इसलिए क्योंकि मुझे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स को खोज के निकालना था, इसलिए मैंने सिलेक्शन और स्क्रीनिंग की प्रोसेस की थी। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया था, प्रमोटर जीन वगैरह पढ़े थे, प्रमोटर एंजाइम पढ़े थे। बताइए ये सब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल याद आना चाहिए, और अगर नहीं याद आ रहा है तो आप पिछला लेक्चर जाकर जरूर देख के आए। ठीक है, इस लेक्चर को देखने से पहले पिछला लेक्चर जरूर देखें। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद ठीक है, फिर मैंने इन दोनों में आपको अगर याद आ रहा होगा तो इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि सिलेक्शन और स्क्रीनिंग में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं सिलेक्शन की बात करता हूं तो अगर मैं किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको वहां से हटाने के लिए अगर मैं बैक्टीरिया को किल कर रहा था तो इसको मैंने सिलेक्शन की प्रोसेस की, सिलेक्शन बोला था। और अगर मैं बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहा था उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो मैंने इसको क्या बोला था? स्किनिंग बोला था। ठीक है, अब स्किनिंग कर ली। अब मुझे बताइए बेटा कि जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने बैक्टीरियल होस्ट में पहुंचा दिया है तो मेरा उसमें काम क्या है? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि वो रेप्लिकेट करे। ठीक है, रेप्लिकेट करे, और उसके लिए रेप्लिकेट कर, इसका मतलब क्या है कि उसको रेप्लिकेट कराने के लिए बैक्टीरिया को रेप्लिकेट होना चाहिए, और बैक्टीरिया फेवरेबल एनवायरनमेंट में ही रेप्लिकेट करता है। तो मुझे यह बताइए कि उस बैक्टीरिया को मुझे फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका कल्चर करना पड़ेगा, और कल्चर कराने के लिए मुझे उस बैक्टीरिया यानी कि होस्ट बैक्टीरिया को एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट तैयार कराना पड़ेगा, ताकि मैं बहुत अच्छी तरीके से उसको क्या करा पाऊं? ग्रो करा पाऊं, मल्टीप्लाई करा पाऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं प्रोडक्ट को बनवा पाऊं। ठीक है, तो अब हम लोग जो आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, एक मिनट, ठीक है, आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? क्लोनिंग। क्लोनिंग, ठीक है। और क्लोनिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कब क्लोनिंग होगी? जब बैक्टीरिया का हम लोग कल्चर करा पाएंगे। आ गई बात इतनी समझ में? ठीक है, और इसके बाद की बात अगर हम लोग करते हैं, इसके बाद की बात अगर हम लोग करेंगे तो बताइए इसके बाद मुझे क्या कराना पड़ेगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग भूल रहे हैं, दैट इज एंश्योर जीन एक्सप्रेशन। मुझे जीन एक्सप्रेशन को एंश्योर करना पड़ेगा। तो एंश्योर जीन एक्सप्रेशन, अभी इसको थोड़ा समझेंगे। एंश्योर जीन एक्सप्रेशन, ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। एंश्योर जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब कैसे एंश्योर करते हैं वो अभी देखेंगे कुछ देर में। और देन आफ्टर फिर हम लोग किस पे आएंगे? अब मेरा प्रोडक्ट उस होस्ट में बन जाएगा, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? उस प्रोडक्ट को वहां से निकालना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि अब जब हम लोग जीन एक्सप्रेशन को एंश्योर कर लेंगे, देन आफ्टर फिर हम लोग क्या देखेंगे बच्चा? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अब मुझे यह बताइए कि ये पूरे के पूरे प्रोसेस यहां पर हमने लिख दिए,
ठीक है, सबसे पहले मैंने डीएनए को आइसोलेट किया, फिर फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए किया, फिर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन किया, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने सिलेक्शन किया या स्क्रीनिंग किया। देन आफ्टर फिर मैंने क्या किया, उनकी क्लोनिंग की। क्लोनिंग करने के बाद मैंने जीन एक्सप्रेशन को एंश्योर कर दिया ताकि मैं प्रोडक्ट को बनवा पाऊं। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, जब मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को निकालकर मार्केट में बेच देंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य तो यही है ना बेटा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करा पाऊं। बायो अगर हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बेटा, तो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग प्रोडक्ट ही तो बनवा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए, तो अब यहां पर एक जो प्रोसेस आई दैट इज एंश्योर जीन एक्सप्रेशन। वापस से मैं थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एंटर करूंगा, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा वहां पर नहीं पहुंचूंगा, बस एक छोटा सा पॉइंट मैं यहां पर आपको बताकर निकल जाऊंगा ताकि आप दूर तक पहुंच जाओ। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो ये है, मान लीजिए आपका प्लाज्मिड। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, और याद कीजिए हमने अगर क्लोनिंग वेक्टर्स पढ़ा था तो मैंने वहां पर यह बताया था कि बहुत सारी क्या होती है बेटा, आपकी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होती हैं। ठीक है, सुनना पूरी बात ध्यान से, मैं बहुत एकदम इजी वे में आपको समझाने की यहां पर कोशिश करने वाला हूं। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की जीन है, ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, आपकी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। ठीक है, अब ये एंटीबायोटिक ये किसी बैक्टीरिया में होगा, सिंपल सी बात है ना बच्चा, ये किसी बैक्टीरिया में ही तो होगा ना। आइए हम लोग बैक्टीरिया ही बना लेते हैं। ठीक, तो ये बैक्टीरिया में आ गया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये जो जीन है ये किसी प्रोटीन को तो बनवाएगी ना बेटा, ये किसी प्रोटीन को तो बनवाएगी ना। ये जीन है, ये किसी प्रोटीन को तो बनवाएगी, सिंपल सी बात है। इसने किसी प्रोटीन को बनाया और इसी प्रोटीन की हेल्प से ही ये जो बैक्टीरिया है ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए क्या है, रेसिस्टेंस शो कर रहा है। यानी कि पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए क्या है, रेसिस्टेंट है। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। जीन तो अपना काम करेगी ना बेटा, जीन क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी, और इसी प्रोटीन की हेल्प से ये जो बैक्टीरिया है ये किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के खिलाफ अपना रेसिस्टेंस शो करेगा। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको एब्सोल्युटली तरीके से समझ में आ गया। अगर आ गया तो हम अब और आगे चलते हैं। ठीक है, अब सुनते रहना बात ध्यान से। ठीक है, तो प्रोटीन कब बनता है बच्चों, मुझे बताओ, ये प्रोटीन कब बन रहा होगा, जब यहां पर ये जीन एक्टिव होगी। और जीन एक्टिव होने का मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया कि ये जीन पहले ट्रांसक्राइब होगी, यानी कि पहले इसमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, जिससे हम लोग एमआरएनए बनवाएंगे। देन आफ्टर फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन इसमें हम लोग क्या बनवाएंगे, प्रोटीन बनवाएंगे। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अगर आ गया तो हम अब और आगे चल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताना कि अगर ये जीन ट्रांसक्राइब हो रही है तो अगर आपने पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन, अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा तो कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा। आइए मैं यहां पर एक उसका थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर आपको बना देता हूं। मान लीजिए ये डीएनए है बेटा। ठीक है, डीएनए में मैं यहां पर तीन चीजें, यहां पर है आपका प्रमोटर। ठीक है, फिर आपका आएगा, आपकी स्ट्रक्चरल जीन आएगी। तो मैंने यहां पर क्या बना दिया, आपका स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आता है, आपका टर्मिनेटर। ठीक है, ये चीज आपने बहुत पहले भी पढ़ रखी होगी। फिर क्या आता है, आपका टर्मिनेटर। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं,
ये क्या है आपका प्रमोटर, प्रमोटर ये सब पढ़ रखा होगा बेटा, लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं ताकि हम लोग जीन एक्सप्रेशन किस तरीके से एंश्योर होता है उस चीज को मैं थोड़ा सा आपको समझा पाऊं। बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रमोटर होता है, फिर यहां पर मैंने यहां पर लिख दिया जीन, ठीक है, और फिर मैंने यहां पर क्या लिख दिया, टर्मिनेटर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अब मुझे बताइए कि प्रमोटर, देखिए अगर हम लोग जब बात करते हैं तो आरएनए जो पॉलीमरेज होगा बेटा, ये आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं एक पानी पी लेता हूं बेटा, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या बोला कि यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होता है, आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज अटैचेस, अटैचेस टू प्रमोटर, प्रमोटर, ठीक है। और उसके बाद ही, अटैचमेंट के बाद ही फिर क्या प्रोसेस इन्वॉल्व आपकी आगे चलती है बेटा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल आ जानी चाहिए। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि मुझे प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी तो मैं टर्मिनेटर पे जाकर क्या बनवा पाऊंगा, ट्रांसक्रिप्ट, इस जीन को ट्रांसक्राइब करा पाऊंगा और उसके बाद क्या करा पाऊंगा, उसका ट्रांसलेशन करा के उससे प्रोटीन बना पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि ये जो जीन थी, अब मैंने यहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया था, अब मैंने यहां पर क्या किया था बच्चों, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या किया था, लोकेट किया था। याद आ रहा है क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे मैंने इंसर्ट किया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन थी ना बेटा, इसकी भी तो कोई ना कोई प्रमोटर होता होगा, कोई ना कोई प्रमोटर होता होगा, तो ये इसका प्रमोटर रहा होगा, ये इसका क्या रहा होगा, प्रमोटर रहा होगा। तो मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनना। तो अगर मुझे इस प्रमोटर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी तो यहां पर ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तभी तो ये ट्रांसक्राइब हो पाएगी, और अगर ये ट्रांसक्राइब हो पाएगी तो उसके बाद फिर मैं ट्रांसलेशन करा के क्या ले लूंगा, उससे प्रोटीन ले लूंगा। और मुझे बताइए कि ये जीन ट्रांसक्राइब पहले हो रही थी कि नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे वापस से, क्योंकि इस जीन के लिए मुझे 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 इस प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। और इस प्रमोटर को एक्टिवेट करने के लिए वी कैन यूज हैवी मेटल्स, वी कैन यूज we can use heavy metals, heavy metals for activation of, for activation of promoter। तो बस आपको इतना याद रहना चाहिए जो मैंने अभी आपको लिखा, ठीक है। ठीक बच्चों, तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। तो मुझे प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। और अगर मैं प्रमोटर को एक्टिवेट कर दूंगा तो सिंपल सी बात है, उसके नीचे डाउन स्ट्रीम में जो भी जीन रहेगी वो क्या हो जाएगी, आपकी ट्रांसक्राइब हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहां पर जीन एक्सप्रेशन को क्या किया, एंश्योर कर दिया। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई है बेटा, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपने, डेफिनेट सी बात है, आपने पढ़ा ही होगा। और अगर नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी जानकारी यहां पर दे दी ताकि आपको चीजें समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मैंने अब जीन एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, एंश्योर कर दिया। और जीन एक्सप्रेशन को एंश्योर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अच्छा, ऐसे कैसे कर दोगे, करना क्या था बेटा, मुझे करना था क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, मुझे अब कराना है, अपने प्रोडक्ट को बनवाना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट को बनवाने के लिए, अब ध्यान से सुनना, अब मुझे प्रोडक्ट को बनवाने के लिए मुझे अपने प्रोडक्ट को बहुत लार्ज स्केल पे बनाना है,
मुझे अपने प्रोडक्ट को बहुत लार्ज स्केल पे बनाना है, छोटू सा थोड़ी बनवाऊंगा बेटा, इतनी सी प्रोटीन बनवा के काम तमाम, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो मुझे उस प्रोटीन को बहुत लार्ज स्केल पे बनाने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? बायो रिएक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? बायो रिएक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मुझे बायोसिंथेसिस कराने के लिए, जिसमें मैं अपना प्रोडक्ट बनवाऊंगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? बड़े बड़े चैम्बर चाहिए, और इस चैम्बर को जिसको मैं बनाऊंगा, मैन्युफैक्चर्ड बायो रिएक्टर्स चाहिए। ठीक है, जिनका वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर तक हो सकता है। ये सब आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये मैंने लिख भी रखा है, आपको आगे दिख जाएगा। ठीक है, तो इतने वॉल्यूम का हम लोग बायो रिएक्टर्स तैयार करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो मुझे अब थोड़ा सा पढ़ना है बायो रिएक्टर्स के बारे में, और उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या बात की बेटा? बायो रिएक्टर्स, बायो रिएक्टर। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम बायो रिएक्टर की बात कर रहे हैं, तो बायो रिएक्टर में क्या होगा? आपकी केमिकल प्रोसेस होगी, जो कि इसमें क्या होगा? बायोलॉजिकली एक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके बेटा हम लोग क्या करेंगे? इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस कराएंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शंस होंगी। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये है आपका एक बायोरिएक्टर। अभी मैं ऐसे बना रहा हूं, लेकिन यह है स्टेट टाइप होता है। अभी स्टेट टाइप क्या होता है वो सब बातें मैं अभी अभी करूंगा। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या कराना पड़ेगा? इसमें इस वाले चैम्बर में ये है आपका बायोरिएक्टर, जिसमें केमिकल रिएक्शन चलेगी। इसमें मुझे कराना है अपना बायोसिंथेसिस। क्या कराना है मुझे इसमें? बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या है? कि मुझे अपना प्रोडक्ट इसी बायो रिएक्टर में बनवाना है। ठीक है, अब बायोसिंथेसिस कैसे होगी? इसके अंदर होगी केमिकल रिएक्शंस, इसके अंदर होगी केमिकल रिएक्शंस। और अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, तो ये एरोबिक भी हो सकती है और एनएरोबिक भी हो सकती है। अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, तो ये एरोबिक भी हो सकती है और एनारोबिक भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया आपके एरोबिक एनवायरनमेंट में अपना काम करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया अपना एनारोबिक एनवायरनमेंट में अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन एरोबिक भी हो सकती है और एनारोबिक भी हो सकती है। ये केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। कुल मिलाकर मुझे इस बायो रिएक्टर में मुझे क्या कराना है? बायो सिंथेसिस करानी है। ठीक है, और बायो सिंथेसिस के बाद, ठीक है, जब मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं अपने प्रोडक्ट को सेपरेट और प्यूरिफाई करूंगा। और बायोसिंथेसिस के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बायोसिंथेसिस के बाद मैं क्या करूंगा बेटा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। बायोसिंथेसिस के बाद मैं क्या करने वाला हूं? डाउन स्ट्रीम। तो आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने यहां पर क्या बोला था? कि इसका जो वॉल्यूम हो सकता है, जो इसका वॉल्यूम हो सकता है, ये आपका 100 से 1000 लीटर तक हो सकता है। ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये एक मैन्युफैक्चर्ड डिवाइस है। ये क्या है? आपका एक मैन्युफैक्चर्ड मैन्युफैक्चर्ड डिवाइस, या इसको मैं सिस्टम भी बोल सकता हूं, मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम। अब मैं इसमें कर क्या रहा हूं?
किससे? केमिकल रिएक्शन। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मीडियम डालूंगा, इसमें मीडियम को इंट्रोड्यूस करूंगा। सुनते रहना बेटा बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें हम लोग अपने मीडियम को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। चलिए यहां पर मैंने मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया। और मीडियम को इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने होस्ट बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट बैक्टीरिया को इसमें क्या करूंगा, इनोकुलेट कर दूंगा। तो यहां पर मैं बहुत सारे होस्ट बैक्टीरिया को इसमें इनोकुलेट कर दूंगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये मेरे होस्ट बैक्टीरिया आ गए, मैंने मीडियम, हाँ ना, तो मैंने होस्ट बैक्टीरिया को क्या किया हूं इसमें इंट्रोड्यूस किया हूं। होस्ट बैक्टीरिया यानी कि रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे ये। होस्ट बैक्टीरिया को मैंने इसमें क्या किया है, इनोकुलेट कर दिया। ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। अब एक चीज मुझे यहां पर और समझनी है, एक चीज मुझे यहां पर और समझनी है, जिसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, मुझे इस बायोसिंथेसिस से पहले की प्रोसेस, बायोसिंथेसिस से एक पहले की प्रोसेस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इस चीज को आप समझ गए तो हम लोग बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे। इस चीज को अगर आप पहुंच गए, समझ लिए, तो हम लोग बहुत दूर तक पहुंच पाएंगे। चीज को मैं यहां पर कर देता हूं। ठीक, चलिए ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर एक चीज और यहां पर बताने वाला हूं, दैट इज अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग। सुनते रहना बेटा बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग बायोसिंथेसिस से पहले की फेज है। अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग बायोसिंथेसिस से पहले की फेज है। अब इसमें करते क्या है, सबसे पहला पॉइंट मुझे यह पता लगाना पड़ेगा कि जिस बैक्टीरिया को मैं कल्चर करना चाह रहा हूं, जिसके लिए जो मैं बायोसिंथेसिस जो फेज मैं कराने वाला हूं, उसको परफॉर्म करने के लिए मुझे ये चीज स्टडी करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, ये चीज स्टडी करनी पड़ेगी कि उस बैक्टीरिया को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से ऐसे फेवरेबल कंडीशन है, एरोबिक है कि एनारोबिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो इन सारी स्टडीज को मैंने पहले परफॉर्म करना पड़ेगा एक छोटे से स्केल पे। एक छोटे से स्केल पर मुझे ये स्टडी करना पड़ेगा कि उस बैक्टीरिया को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए और किस तरीके से मैं इस बैक्टीरिया को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करा पाऊंगा। और उसकी स्टडी करने के बाद मैं उसको लार्ज स्केल पर अप्लाई करूंगा। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अपने आप में बिल्कुल भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला कि मुझे बायोसिंथेसिस करानी है, मुझे अपना प्रोडक्ट बनवाना है इस बायोरिएक्टर में। बायोरिएक्टर क्या है, आपका एक मैन्युफैक्चर डिवाइस या सिस्टम है। ठीक है, और ये बायोरिएक्टर किस टाइप के होते हैं इसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, उसके लिए आपको चिंता वाली बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला है ये चीज ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, बायोसिंथेसिस से मुझे क्या कराना पड़ेगा, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसके लिए अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, वो आपको जब हायर क्लास में पहुंचेंगे तब आपको वो समझ में आ जाएगा। अभी जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग को मुझे करना क्या है, मुझे उसमें छोटे स्केल पे स्टडी करनी है कि उस बैक्टीरिया को, यानी कि होस्ट बैक्टीरिया को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, एरोबिक है, एनारोबिक है, बहुत सारी स्टडी करते हैं। और इस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पायलट स्टडी। छोटे स्केल पर, छोटे स्केल पर हम लोग क्या करते हैं इसको, पायलट स्टडी। पायलट स्टडी, पायलट स्टडी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि उस इस होस्ट बैक्टीरिया को, ये जो होस्ट बैक्टीरिया है, जो आपका होस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है, इस ये कौन कौन से न्यूट्रिशनल
इसमें एनवायरमेंट कौन कौन से न्यूट्रिशन इसमें इन्वॉल्व होंगे, इसको इसको ग्रो कराने के लिए। न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, ठीक है। और एरोबिक है कि एनारोबिक है, एरोबिक है कि एनारोबिक है, इन सारी चीज को हम लोग एक छोटे स्केल पर क्या करते हैं, पहले परफॉर्म करके देख लेते हैं, ठीक है। और जब ये जो बैक्टीरिया है, जब ये अपने पहले लैग फेस होता है, फिर लॉग फेस होता है, फिर स्टेशनरी फेस होता है, किसी भी अगर आपने ग्रोथ पढ़ा होगा, ग्रोथ कर्व पढ़ा होगा आपने तो, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो वो चीज आप बॉटनी में बिल्कुल भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो मैं इसको छोटे स्केल पे आपको बता दे रहा हूं। तो पायलट स्टडी अपने को समझ में आ गया। पायलट स्टडी करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज मेंटेन ए सेप्टिक कंडीशन। मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये जो प्रोसेस, ये जो केमिकल रिएक्शन में करवा रहा हूं और इसमें होस्ट बैक्टीरिया के अलावा कोई और बैक्टीरिया क्या हो जाए, इनोकुलेट हो जाए और ये इस मीडियम को कंटामिनेट कर दे। और कहीं ये ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको होस्ट बैक्टीरिया से ज्यादा वो जो कंटामिनेशन वाला जो बैक्टीरिया है उसको कंज्यूम कर ले, तो मेरी प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो कम हो जाएगी। और इसीलिए मुझे इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए मुझे एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करना पड़ेगा। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। तो मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन, मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं होस्ट बैक्टीरिया को यानी कि रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स को मैं इस मीडियम में क्या करूंगा, इनोकुलेट करूंगा, ठीक है। देन आफ्टर देन आफ्टर देन आफ्टर थर्ड पॉइंट, होस्ट बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस सॉरी inoculate into the nutrient medium, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताई, ये किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, आपकी अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग के, ठीक है। इसमें सिर्फ यही स्टेप नहीं आएंगे, इसमें और भी स्टेप आएंगे। जो आपका सिलेक्शन और जो स्क्रीनिंग की प्रोसेस है वो भी एक्चुअली अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले की एक दो प्रोसेस जो और है वो भी अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा आप पे बर्डन नहीं डालना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम लोग पायलट स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देख लेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ना हो, न्यूट्रिशनल कौन कौन से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी उस बैक्टीरिया को, वो एरोबिक कंडीशन में ग्रो करेगा, एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करेगा, और किस तरीके की न्यूट्रिशन में, किस तरीके के न्यूट्रिएंट मीडियम में वो अपने आप को लॉग फेज में ला पा रहा है, लैग के बाद लॉग, ठीक है। चलिए, जहां पर सबसे ज्यादा अपने जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रोथ को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये वाला पॉइंट अब समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि पहले क्या होगी, आपकी अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होगी, ये समझ में आ गया। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, आपका बायोसिंथेसिस होगा, ये हो गया आपका बायोसिंथेसिस। और बायोसिंथेसिस के बाद क्या होगा आपको, आपका बताइए बच्चों, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग,
ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस को मैंने वन बाय वन आपको समझा दिया। एक बार आप इसको स्लाइड को 2 मिनट वीडियो को पॉज करके इस पूरी स्लाइड को देखो, समझो, एनालाइज करो और देन आफ्टर कॉपी पेन में इस पूरी चीज को जो मैंने यहां पर स्लाइड में बना रखा है उसको बिना देखे बनाओ और उसके बाद फिर हम लोग और आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो अब ये आपको समझ में आ गया, तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो देखिए, अगर मैंने बायोरिएक्टर की बात कर ली तो मैंने क्या बोला, बायो मैन्युफैक्चर डिवाइस सिस्टम। इसको मैं थोड़ा सा अगर और लिख दूं यहां पर, वर डेवलप्ड टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट एट लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर मुझे अपने प्रोडक्ट को बनवाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ रहा है, बायो रिएक्टर का यूज करना पड़ रहा है। और बायो रिएक्टर्स ऐसे रिएक्टर्स होंगे जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट्स बायोलॉजिकली एक्टिव एनवायरनमेंट को भी मैं यहां पे लिख देता हूं, सपोर्ट्स कौन कौन बायो रिएक्टर सपोर्ट्स बायोलॉजिकली एक्टिव एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये आपका होस्ट बैक्टीरिया सब मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपका बायोरिएक्टर्स। ठीक है, अब ये तो स्टेप हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बायोरिएक्टर के बारे में मैंने पहले ही कुछ कुछ लिख रखा है बेटा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया है, तो इसके आइए एक बार रीड कर लेते हैं। बायोरिएक्टर वर डेवलप टू प्रोड्यूस द डिजायर प्रोडक्ट इन लार्ज स्केल। इन बायोरिएक्टर द लार्ज वॉल्यूम, जैसे कि 100 से 1000 लीटर तक बेटा इसका क्या हो सकता है, आपका वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, बायोरिएक्टर्स कैन बी थॉट एज ए वेसल्स इन रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग एक प्रोडक्ट बनवाना चाह रहे हैं और वो किस में बनवाएंगे, आप लोग होस्ट बैक्टीरिया में बनवाएंगे। ठीक है, तो वही सेम चीज यहां पर लिखा हुआ है और उसके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट इज एंजाइम हो सकते हैं। ठीक है, यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट को हम लोग यूज कर सकते हैं, एनिमल को यूज कर सकते हैं और ह्यूमन सेल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशन। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, बायोरिएक्टर जो होते हैं ये एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे होस्ट बैक्टीरिया यानी कि रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट में, जिससे ये अपने आप को क्या कर पाए, अपने आप को डिवाइड करा पाए। मैंने बैक्टीरिया का यूज मैंने आपको पहले भी बताया था, इसलिए किया था ताकि अगर ये फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो ये 20 मिनट्स में अपने आप को क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, और इसीलिए मैंने बैक्टीरिया को यूज किया था एज ए होस्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए, और उसके लिए मुझे ऑप्टिमम कंडीशन देना पड़ेगा। मुझे उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए मुझे एक प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे प्रॉपर पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे ये भी मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे ये चाहिए होगा कि जो बायो रिएक्टर मैंने बनाया है वो इस तरीके से डिजाइंड हो, एक वेसल की तरह होता है बायो रिएक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिर्ड टाइप बायोरिएक्टर। अब ये स्टिर्ड टाइप बायोरिएक्टर क्या होता है, जिसकी तली बेटा समझते हैं, जो बॉटम में होता है वो कर्व्ड होता है। कर्व्ड होने के कारण क्या होगा, कोई भी मीडियम जो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से हो पाए, और इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द बायोरिएक्टर्स होते हैं वो स्टिर्ड टाइप बायोरिएक्टर हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए बार बार मैं इस स्टिर्ड टाइप को क्या कर रहा हूं, एम्फेसाइज कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए कि जो बायोरिएक्टर्स होते हैं दैट इज स्टिर्ड टाइप, जिसका बॉटम एंड कैसा होता है, कर्व्ड होता है। और कर्व्ड होने से फायदा ये होगा कि जो मीडियम उसमें हमने इंट्रोड्यूस कर रखा है, जब उसमें प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि और जो भी हम उसमें न्यूट्रिएशन को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके
तरीके से क्या हो पाए, उसकी मिक्सिंग हो पाए। ठीक है, चलिए अब मैंने यहां पर क्या लिखा है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं बायोरिएक्टर्स में। आइए पहले इसको देखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कंपोनेंट्स बेटा आप एक बार ध्यान से सुनना। ठीक है, एजिटेटर सिस्टम, ठीक है, अभी मैं आपको समझा दूंगा कि एजिटेटर सिस्टम क्या होता है। और आप सुनना, क्या ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, मतलब मैं उसमें अगर मुझे एरोबिक केमिकल कंडीशन को मेंटेन, केमिकल रिएक्शन को मेंटेन करना पड़ रहा है, तो मैं उसमें क्या करूंगा, ऑक्सीजन को डिलीवर करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम चाहिए। फिर क्या करना, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जिसका जिसके कारण मैं उस बायो रिएक्टर के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाऊं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन कर पाऊं। मान लीजिए मैंने ये पायलट स्टडी करके ये पता लगा लिया कि जब मैं कल्चर कराऊंगा बैक्टीरिया को, तो उस टाइम पर जो 42 डिग्री सेल्सियस होगा, 42 डिग्री सेल्सियस पर बैक्टीरिया अपने ऑप्टिमम ग्रोथ को क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। एंड एट दैट टाइम वो अपनी लॉग ग्रोथ फेज को क्या कर रहा होगा, एग्जिबिट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे उस बायो रिएक्टर में 42 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करना पड़ेगा। और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मैं उसके चारों तरफ वाटर का भी यूज कर सकता हूं, या मैं उसके चारों तरफ पानी का भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, और क्या हो सकता है, फोम कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि ना उसके बाहर से कोई हीट अंदर आए और ना ही कोई अंदर की हीट बाहर जाए, मतलब हीट ट्रांसफर ना हो पाए। ठीक है, आप समझते ही हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, तो इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, फिर पीएच कंट्रोल सिस्टम, कि पीएच को भी मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, एक ऑप्टिमम पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि वो जो बैक्टीरिया है वो 6.5 पीएच पर अपनी ऑप्टिमम ग्रोथ को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम ग्रोथ को शो कर रहा है। तो उस इसलिए मुझे उस कंट्रोल सिस्टम के तहत ये चीज मेंटेन करनी पड़ेगी कि उस पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन में जो पीएच हो हमेशा 6.5 क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। फिर मैंने क्या लिखा है, सैंपलिंग पोर्ट्स लिखा है, टू विदड्रॉ स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ द कल्चर पीरियड। अगर मुझे स्मॉल मतलब पोर्ट्स, मतलब उसमें इनलेट और आउटलेट भी बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे पीरियोडिकली मुझे सैंपल को उसमें इंट्रोड्यूस करना है, सैंपल को सॉरी न्यूट्रिशन को डालना है, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए होंगे, पोर्ट चाहिए होंगे। या मुझे प्रोडक्ट को वहां से एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे उसके लिए भी क्या चाहिए होंगे, पोर्ट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स ऑफ बायोरिएक्टर्स बेटा आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है, और इसलिए फिर मैंने इसको बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बना रखा है। आप भी अपने कॉपी में ऐसे ही बनाकर इसको याद करेंगे कि कौन कौन से बायोरिएक्टर्स के क्या हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो हम अब और आगे चलते हैं बेटा। चलिए, तो अब हम और आगे चलते हैं। अब मैंने यहां पे क्या, टू टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर कॉमनली यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। मुझे क्या बनाना है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, जिसको मैं एक और नाम दे सकता हूं। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को बताइए, मैं एक और नाम दे सकता हूं, हेट्रोजीनस प्रोटीन। क्योंकि क्योंकि मैंने क्या किया था, हेट्रोलॉगस होस्ट का यूज किया था। मैं एक ह्यूमन प्रोटीन को एक बैक्टीरियल सेल में बनवाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक ह्यूमन प्रोटीन को एक बैक्टीरियल सेल में बनवाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये दोनों एकदम अलग अलग हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसका मतलब उस प्रोटीन के लिए वो होस्ट क्या है, एक हेट्रोलॉगस होस्ट है। तो जो मैंने अभी तक बैक्टीरियल होस्ट आपको बोला है, उसको आप हेट्रोलॉगस होस्ट कंसीडर कीजिए, और इसका मतलब जो प्रोटीन बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोलॉगस प्रोटीन। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। इसमें मैंने दो टाइप का आपका बायोरिएक्टर यहां पर दिखा रखा है। एक को मैंने क्या बोला है, स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्टिर्ड का मतलब क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, बहुत चीजें यहां पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो भी चीजें हैं वो मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली कि इसकी जो आपका बॉटम एंड दिख रहा है क्या बेटा, ये कैसा है आपका, कर्व्ड है। ठीक है, तो ये एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसका जो बॉटम एंड होगा वो कैसा होगा, कर्व्ड होगा। ठीक है, ताकि जो ये इंपैलर्स हैं, ठीक है, इसमें बड़ी बड़ी ब्लेड्स लगी होती हैं। ठीक है, आइए मैं इसको थोड़ा सा यहां पर आपको बनाकर बता देता हूं, ताकि आपको बड़े स्केल पे आपको चीजें समझ में आ गए। सपोज कीजिए ये मैंने क्या बोला, एक बायोरिएक्टर है। ठीक है, और ठीक, इसमें मैंने क्या बना दिए,
इम्पैलर्स बना दिए, इम्पैलर्स। अभी आपको समझ में आ जाएगा इम्पैलर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया बेटा, आपके इम्पेलर, और यहाँ पर क्या रहेगी, मोटर रहेगी। यहाँ पर क्या रहेगी, आपकी मोटर रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया, आपका मोटर, मोटर। ठीक है, और ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, ये क्या रहेंगे, आपके इम्पेलर्स। सुनना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, इम्पेलर्स। ठीक है, अब जब ये मूव करेंगे, अब यहां पर एक्चुअली क्या रहेगा, यहां पर तो कर्व्ड है ना बेटा, यहां पर तो कर्व्ड होगा। यहां पर जो बायोरिएक्टर का जो बायोरिएक्टर का जो आपका ये है, ये कर्व्ड है। ठीक है, हाँ, ऐसे ही मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप देख लो। जितने भी डायग्राम मैं यहाँ पर बनाता हूँ, कोई भी टपा हुआ डायग्राम नहीं रहता है बेटा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर जो बायोरिएक्टर बनाया है, ये है कैसा, स्टिर्ड टाइप है। कैसा है ये, स्टिर्ड टाइप। स्टिर्ड टाइप। ठीक है, अब इसको मैंने कुछ देर पहले क्या बोला था, एजिटेटर सिस्टम बोला था। एजिटेटर सिस्टम, अब समझ में आएगा कि एजिटेटर सिस्टम क्या है। एजिटेटर सिस्टम, एजिटेटर सिस्टम। ध्यान रखना, जब ये इंपैलर्स इस मोटर की हेल्प से बेटा क्या करेंगे, मूव करेंगे। सपोज करो ये, और इसके ऊपर ब्लेड लगी है, जब ये मूव करेगा तो इसके ऊपर चारों तरफ ब्लेड भी मूव करेंगी। इसके चारों चारों तरफ क्या रहेगा आपका, इसके चारों तरफ क्या रहेगा, सपोज करो ये ब्लेड है, इसके ऊपर इंपैलर्स लगे हुए हैं, जब ये मूव करेगा ऐसे ऐसे, तो इसके चारों तरफ ब्लेड भी मूव करेंगी और ये मिक्सिंग का काम करेगा। तो ऐसे सिस्टम जिसमें हम लोग कंटिन्यूअसली इंपैलर्स की हेल्प से हम लोग मीडियम को क्या क्या करते रहते हैं, मिक्सिंग करते रहते हैं, मिक्सिंग करते रहते हैं मीडियम की। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजिटेटर सिस्टम। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो ये क्या है बेटा, आपके इंपैलर्स। अच्छा, ये लिख दिया हूं मैं। ठीक है, विच हेल्प्स, विच हेल्प्स मिक्सिंग ऑफ, मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, विच हेल्प्स मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है बेटा, सपोज करो मैं यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक मीडियम को क्या किया, इनोकुलेट किया, इंट्रोड्यूस किया, सॉरी, इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने यहां पर एक मीडियम क्या किया, यहां पर डाला। ठीक, अब मुझे इस मीडियम को, अगर मान लीजिए मैंने इसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया, सपोज करो मैंने यहां पर न्यूट्रिएंट्स को क्या किया, ऐड किया। मैंने यहां पर न्यूट्रिएंट्स को क्या किया, ऐड किया। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, तो कुछ देर बाद क्या होगा कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, और ये न्यूट्रिएंट्स कहां पर बैठ जाएंगे, इस बॉटम में बैठ जाएंगे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि ये न्यूट्रिएंट पूरे के पूरे मीडियम में एकदम इवनली क्या रहें, डिस्ट्रीब्यूट रहें, और उसके लिए मुझे इंपैलर्स की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ मैं ये चाहूंगा, मैं कभी कभी बेटा क्या करता हूं, यहां पर
यहां पर मैं एक ऐसा यूज करता हूं जिससे क्या निकलता रहे, ऑक्सीजन यहां से निकलती रहे, ऑक्सीजन यहां से क्या रहे, निकलती रहे। ठीक है, और इस ऑक्सीजन में क्या है, लिक्विड और गैस इंटरफेस की मिक्सिंग होगी, जिसके कारण सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और ये बहुत अच्छी तरीके से क्या हो पाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। क्या हो पाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर मिक्सिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंपेलर्स बेटा यहां पे यूज करते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहां पर, सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर यूज करूं, चारों तरफ एक जैकेट यूज कर लूं, चारों तरफ एक जैकेट यूज कर लूं इसके। ठीक है, एक जैकेट मैंने यूज कर लिया, और इस जैकेट में मैं वाटर, इस जैकेट में मैं ये वाटर, मैं यहां पर वाटर या स्टीम को क्या कर सकता हूं, रख सकता हूं, ताकि मैं ताकि मैं इस सिस्टम के टेम्परेचर को प्रॉपर तरीके से, इस टेम्परेचर को प्रॉपर तरीके से, इस सिस्टम के टेम्परेचर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकूं। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के लिए मैंने यूज कर लिया। ठीक है, यहां पर कुछ और भी मैं यूज कर सकता हूं। मैं यहां पर पीएच को मेंटेन करने के लिए, मैं यहां पर पीएच को मेंटेन करने के लिए, मैं यहां पर कुछ सेंसर मैंने लगा दिए। यहां पर पीएच को मेंटेन करने के लिए पीएच सेंसर्स भी मैंने यूज कर लिया। तो कुछ, तो इतनी बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको मैंने समझा दिया कि किस तरीके से जो बायो रिएक्टर्स होते हैं बेटा, उसको मैं ऑप्टिमम, उसकी जो कंडीशन है उसको मेंटेन कर पा रहा हूं। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन आपको यहां पर आएंगे जो कि मैं अभी लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या, कि किस टाइप के बायोरिएक्टर्स यूज होते हैं, स्टिर्ड टाइप बायोरिएक्टर। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक स्टिर्ड टाइप और एक स्पार्ज्ड स्टिर्ड टाइप बायोरिएक्टर्स। स्पार्ज का मतलब क्या है, कि मैंने यहां पर जब ऑक्सीजन को बेटा यहां पर डाल रहा हूं, यहां पर मैं जो ऑक्सीजन यूज कर रहा हूं, ये आपकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन, या आपकी प्योर फॉर्म में भी हो सकती है, प्योर फॉर्म में। ठीक है, जब मुझे एरोबिक कंडीशन इसके अंदर मेंटेन करना होगा, तब मान लीजिए मुझे इसके अंदर एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करना पड़ेगा, तो मुझे यहां पर मैं नाइट्रोजन गैस को क्या करूंगा, स्पार्ज करूंगा इसके थ्रू। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इतना पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अब आपको समझ में आ गया कि ऑप्टिमम चीजें क्या होनी चाहिए, जिसके कारण मैं कल्चर को एक प्रॉपर तरीके से क्या तैयार कर सकूं, उसमें अपने प्रोडक्ट को तैयार कर सकूं। ठीक है, चलिए, तो अब मैंने क्या लिख रखा है यहां पर, इधर देखो, कहां गया ये। ठीक है, तो मैंने वही लिख रखा है, स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर और स्पार्ज स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स। ठीक है, वही सब चीजें लिख रखी हैं, बस जितना मैंने आपको बनाकर बताया है उतना ही आपको याद रखना है, जितना मैंने आपको बनाकर बताया है बेटा उतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी सब चीजें जो मैंने यहां पर लिख दी हैं वो आपको बहुत ज्यादा इसमें एंटर करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने दिखाने की कोशिश की है कि किस टाइप का स्पार्ज्ड होगा और किस टाइप का आपका स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब इसके बाद ये सिंपल सी चीजें मैंने आपको बता दिया। ठीक बच्चों, वही लिख रहा है, द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर स्ट्रिंग टाइप या स्टिर्ड टाइप बायोरिएक्टर्स। ठीक है, ए स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल, मैंने पहले ही बता दिया, और विद ए कर्व्ड बेस। ठीक है, टू फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ, ये चीज मैंने नहीं बताई क्या बेटा, अभी कुछ देर पहले ही बताया क्या, द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर्स कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा, ए स्टीरर फैसिलिटेट, उसको जो इंपेलर्स है उसको यहां पर क्या लिखा है, स्टीरर। ठीक है, ए स्टीरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इन स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स द स्टेराइल बबल्स आर स्पार्ज, जो कि ऑक्सीजन वगैरह को मैंने यहां पर जो बबल के फॉर्म में वहां पर स्पार्ज कराया था उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द सरफेस एरिया ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर इंक्रीज, क्या होगा इससे, क्या होगा, जो ऑक्सीजन को जो ट्रांसफर एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक बच्चों, अब मुझे क्या देखना है, कल्चर, क्या देखना है मुझे, कल्चर। ठीक है, तो पहले जो लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग को क्या समझना है, यहां पर सिंपल सी चीज समझनी है। ठीक है, सिंपल चीज क्या है, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, पहले बैच कल्चर लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैच कल्चर?
बैच कल्चर में जो मैं बायोरिएक्टर यूज करूंगा उसमें मैं एक बार में अपना मीडियम डाल दूंगा, अपने होस्ट बैक्टीरिया को वहां पर क्या कर दूंगा, इनोकुलेट कर दूंगा, मीडियम को इंट्रोड्यूस कर लूंगा, उसमें अपना प्रोडक्ट बनवाऊंगा और फिर निकाल लूंगा। ठीक है, इसमें मैं कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं कर रहा हूं और ना ही ये जो भी चीज परफॉर्म हो रही है उसको परफॉर्म करते करते मैं अपने प्रोडक्ट को वहां से क्या एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो वही लिखना, ए क्लोज्ड कल्चर दैट कंटेन्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्लोज कल्चर है जिसमें मैं अपना केमिकल रिएक्शन क्या कराऊंगा बेटा, या कि बायोसिंथेसिस जो फेज है मैं उसको यहां पे परफॉर्म कराऊंगा, बायोसिंथेसिस फेज। और ये क्लोज टाइप है, इसमें ना तो मैं किसी न्यूट्रिएंट्स को इसमें ऐड कर रहा हूं ना ही यहां से निकाल रहा हूं कोई भी चीज। ठीक है, वही सेम चीज, ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड एट द बिगिनिंग, मैंने शुरुआत में ही न्यूट्रिएंट्स को यहां पे ऐड कर दिया ऑफ कल्टीवेशन विदाउट एडिंग एनी मोर इन द सब्सिक्वेंट प्रोसेस। मतलब कि इस प्रोसेस बायो प्रोसेस में मैं किसी और न्यूट्रिएंट्स को यहां से बाहर से ऐड नहीं करूंगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैच कल्चर। ठीक है, बस नाम याद रखना है। फिर मैंने क्या लिखा है, फेड बैच कल्चर, फेड बैच कल्चर। इसमें मैं क्या करूंगा, कंटिन्यूअसली मैं न्यूट्रिशन को क्या करूंगा, इसमें ऐड करूंगा। कंटिन्यूअसली मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें न्यूट्रिशन को ऐड करूंगा और फिर मैं अपनी बायोसिंथेसिस फेज यहां पर परफॉर्म कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में मैं अपना प्रोडक्ट का क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो कैरेक्टराइज्ड बाय वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, मैं यहां पर न्यूट्रिशनल या न्यूट्रिएंट्स को यहां पर ऐड करता रहूंगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली और इंटरमिटेंटली इनटू द मीडियम आफ्टर स्टार्ट ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, मतलब मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद मैं पीरियोडिकली इसमें क्या इंट्रोड्यूस करता रहूंगा, न्यूट्रिशन को या न्यूट्रिएंट्स को ऐड करता रहूंगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेड बैच कल्चर, मतलब खिलाता रहूंगा। ठीक है, होस्ट बैक्टीरिया को। ठीक है, इसीलिए क्या नाम देगा, फेड बैच। कंटिन्यूअस कल्चर, अब ये क्या है, यहां से मैं न्यूट्रिशन को यहां से ऐड करता रहूंगा, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को यहां से ऐड करता रहूंगा, यहां से मैं न्यूट्रिएंट्स को ऐड करूंगा और यहां से कोई भी अगर आपका मटेरियल है जो यहां पर इस प्रोसेस को थोड़ा सा हानि पहुंचा रहा हो, तो उस चीज को मैं कंटिन्यूस यहां से रिमूव भी करता रहूंगा, और जो प्रोडक्ट भी बनता रहेगा उसको भी मैं यहां से कंटिन्यूअसली क्या करता रहूंगा, रिमूव करता रहूंगा। प्रोडक्ट को भी मैं क्या करता रहूंगा, कंटिन्यूअसली रिमूव करता रहूंगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस कल्चर। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर न्यूट्रिएंट्स आर कंटिन्यूअसली एडेड टू bioreactor and culture broth containing cells and metabolites, it is removed at the same time। मतलब मैं यहां से चीजों को और रिमूव भी करता रहूंगा प्रोडक्ट वगैरह को। ठीक है, तो ये था आपका कल्चर। अब लास्ट चीज आ गई क्या, आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया है कि आप स्ट्रीम प्रोसेसिंग में गए क्या करना है। आपका वेक्टर कंस्ट्रक्शन किया, फिर मैंने स्टेन का सिलेक्शन किया, फिर मैंने मीडिया को ऑप्टिमाइजेशन किया, यहीं पर मैंने क्या किया, आपका पायलट स्टडी की। यहीं पर मैंने क्या की बेटा, आपकी पायलट स्टडी की। और फिर क्या किया मैंने एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन किया। ठीक है, फिर मैंने बायोसिंथेसिस फेज यहां पर करा दी, ये है आपका बायोरिएक्टर। और फिर मैंने क्या किया, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें मैं क्या क्या करने वाला हूं, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम 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 रिएक्टर। मतलब मैं जो प्रोडक्ट यहां पर बन गया, पहले मैंने सेल लाइसिस किया, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मेरा बनेगा बेटा वो कहां पर बनेगा आपका, बताइए, ये सेल के अंदर ही बनेगा। इस प्रोडक्ट को मैंने सेल लाइसिस के तहत इसको बाहर निकाल लिया। फिर मैंने क्या किया, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टर। फिर उसको मैं ये क्या करूंगा, प्यूरिफाई करूंगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसमें एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, ताकि मैं उसको प्रिजर्व कर सकूं, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पैकिंग करके उसको मार्केट तक तो पहुंचाना पड़ेगा, और इसीलिए मुझे उसमें क्या ऐड करने पड़ेंगे, प्रिजर्वेटिव्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टर, फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, और उसके बाद एडिशन ऑफ
प्रिजर्वेटिव्स। फिर मैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने ह्यूमन इंसुलिन को बनवा रखा है, तो पहले मैं उस ह्यूमन इंसुलिन को क्लिनिकल ट्रायल किसी जीव पर यूज करके देखूंगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो मैं बिना काम किए अगर मैं उसको मार्केट में ले आया तो वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, लोगों की मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। और इसलिए मैं क्या कोशिश करूंगा कि सबसे पहले इसको मार्केट में भेजने से पहले मैं क्या करूंगा, क्लिनिकल ट्रायल्स करूंगा। देन आफ्टर उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करूंगा, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करूंगा। सिंपल सी बात है, ताकि उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। और लास्टली जब मैं इन चीजों को एंश्योर कर लूंगा, देन आफ्टर मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट रिलीज इन मार्केट। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में मैंने क्या किया, सबसे पहले रिएक्टर से मैंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को क्या किया, सेपरेट किया। उसके बाद उसको प्यूरिफाई किया, उसमें प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, क्लिनिकल ट्रायल्स किए, ताकि मैं ये देख सकूं कि जो प्रोडक्ट मैंने बनवाया है वो लोगों पे काम कर रहा है, करेगा भी कि नहीं करेगा। और उसके बाद जब मैं ये इंश्योर हो जाऊं कि हाँ भैया वो काम कर रहा है, उसके बाद जो मैंने यहां पे क्या लिखा है, उसकी क्वालिटी को मैं कंप्रोमाइज नहीं होने दूंगा। उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी मुझे जो चीज करनी होगी उसको करूंगा। देन आफ्टर फिर मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट रिलीज इन मार्केट। और ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ये किसके अंदर आती है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। तो मुझे लगता है ये पूरा जो चीज मैंने आपको समझाया है बेटा, इससे आपको हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और लास्ट जो मैंने यहां पर लिख दिया है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग या एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बायोसिंथेटिक फेज को खत्म करने के बाद द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू ए सीरीज, कुछ हम लोग सीरीज ऑफ प्रोसेस करेंगे, जिसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले सेपरेशन करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन। तो याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं, विच आर कलेक्टिवली नोन एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, विच आर कलेक्टिवली नोन एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो बेटा आज का आपका जो लेक्चर था वो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे लगता है कि हर एक चीज को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, फटाफट एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं, और रिवाइज करने के बाद हम लोग विदा लेते हैं, क्योंकि हम लोग अगला लेक्चर बनाएंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले, अब सुनना पूरी बात, तब अब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, हर एक चीज। सबसे पहले मैंने आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया फ्रॉम डोनर सेल। फिर मैंने क्या किया, उससे उसके रेस्ट्रिक्शन वगैरह से क्या कराया होगा, उसका काटा वगैरह होगा। फिर मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवाया होगा, मतलब क्रिएशन या फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन किया। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मुझे वहां पर स्क्रीनिंग या सिलेक्शन करना पड़ेगा, और मुझे उसमें से खोज कर निकालना पड़ेगा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स को। और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, उसकी क्लोनिंग करवाऊंगा। क्लोनिंग कराने के लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा, कल्चर कराना पड़ेगा। कल्चर 3 टाइप का होगा। पहला मैंने क्या बोला, बैच कल्चर। दूसरा मैंने क्या बोला, फेड बैच कल्चर। और थर्ड मैंने क्या बोला, कंटिन्यूअस कल्चर। अगर मैं बात करता हूं तो बैच कल्चर में हम लोग पूरे प्रोसेस के दौरान किसी भी न्यूट्रिएंट्स को उसमें ऐड नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, बैच कल्चर। अगर हम लोग कंटिन्यूअसली उसमें 1 बाय 1 कुछ इंटरमिटेंटली अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेड बैच कल्चर। और अगर हम लोग कंटिन्यूअस कल्चर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग एक तरफ से न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते जाएंगे, और हम लोग दूसरी तरफ से प्रोडक्ट्स को वहां से क्या करते जाएंगे, सेपरेट करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। और इसी को मैंने क्या बोला था, कंटिन्यूअस कल्चर। तो ये 3 कल्चर आपको मुझे लगता है समझ में आ गया। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, जीन एक्सप्रेशन को एंश्योर किया था। जीन एक्सप्रेशन को एंश्योर करने के लिए मैंने प्रमोटर जीन को क्या किया था बेटा, एक्टिवेट करने की कोशिश की थी। मतलब प्रमोटर को एक्टिवेट करने की कोशिश की थी, ताकि वो क्या हो पाए, उसके जो डाउन स्ट्रीम में जो कि जीन है वो क्या हो पाए, आपका ट्रांसक्राइब हो पाए। और उसके बाद फिर मैंने देखा था डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, लेकिन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को पढ़ाने से पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग। मैंने आपको क्या पढ़ाया, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसमें मैंने वेक्टर का कंस्ट्रक्शन किया, फिर मैंने सिलेक्शन या स्क्रीनिंग की, फिर मैंने क्या बोला बेटा, मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जो मैंने यहां पे लिख रखा है उसका सिंपल सा मतलब है कि मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि
उस पर्टिकुलर होस्ट बैक्टीरिया के लिए कौन सा मीडियम हम लोग दें ताकि उसमें वो बेटर ग्रोथ कर पाए। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, पायलट स्टडी की, फिर मैंने एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए जो मैं कर सकता था वो करूंगा, और देन आफ्टर फिर मैं क्या करूंगा, उस मीडियम में उस होस्ट बैक्टीरिया को क्या करूंगा, इनोकुलेट करूंगा। इसको मैंने क्या बोला था, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। फिर मैं इस बायोरिएक्टर में क्या कराऊंगा, बायोसिंथेसिस कराऊंगा। ठीक है, बायोरिएक्टर्स एक मैन्युफैक्चर डिवाइस है जिसमें मैं लार्ज स्केल पर अपने प्रोडक्ट को बनवाना चाह रहा हूं। ठीक है, मैन्यू, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 100 से 1000 लीटर के बीच में होगा। और बाकी दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के बायोरिएक्टर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, एक स्टिर्ड टाइप और एक स्पार्ज्ड स्टिर्ड टाइप बायोरिएक्टर्स। वो मैंने आपको समझा दिया, दिखा भी दिया, उसका चित्र सचित्र वर्णन भी कर दिया। और देन आफ्टर फिर मैंने क्या बोला आपका, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा बायोसिंथेसिस में, बायोरिएक्टर्स में, तब मैं वहां से क्या करूंगा, उसको सेपरेट करूंगा। सेपरेट मैं बहुत तरीके से कर सकता हूं, वो मैं वहां पर अभी बहुत डिटेल में नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। ठीक है, सॉलिड वगैरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन मैकेनिज्म कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी स्टेप्स, उसको मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए फिर मैंने क्या बोला, सेपरेशन के बाद मैंने क्या किया, प्यूरिफिकेशन किया, फिर मैंने प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया, और देन आफ्टर ऐड करने के बाद मैंने क्लिनिकल ट्रायल्स किए। क्लिनिकल ट्रायल जब मैंने कर लिया तो मैंने क्वालिटी को एंश्योर किया, और क्वालिटी को एंश्योर करने के बाद मैंने अपने प्रोडक्ट को क्या किया, पैकेज करके मैंने उसको मार्केट में सप्लाई कर दिया। और ये सारी की सारी प्रोसेस किसके अंदर आ गई, आपकी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। तो मुझे लगता है ये जो पूरा का पूरा जो मैंने आज आपको लेक्चर पढ़ाया है, ये आपको समझ में आया होगा। और आज आपका होता है पूरे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस जितने भी थे वो खत्म होते हैं। प्लीज आप एक काम करिएगा कि फटाफट 2x में जितने भी 3 जो लास्ट के लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं वो आप फटाफट उसको 2x में करके देखकर आप अपने दिमाग से एक पूरा एक आउटलाइन, एक चार्ट आप डेवलप कीजिएगा, ताकि जब आप ये चीज पढ़ें तो आपको एक एक चीज यहां पर घर कर जाए। और मैंने शुरुआत में प्रोसेस को पढ़ाने से पहले ही मैंने आपको पूरा एक जो भी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है बच्चों, चलिए, तो मुझे लगता है ये पॉइंट्स अब आपको पूरी तरीके समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे चीजें पूछ सकते हैं। ठीक बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगला लेक्चर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और 2 लेक्चर और बचे हैं, और उसके बाद आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई आपको वन शॉट भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस वन शॉट को भी आपके लिए जरूर बना दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।